नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है जिस तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम एनसीईआरटी सार संग्रह देख रहे थे जो वन लाइनर के फॉर्म में थी और एक इम्पोर्टेंट किताब है। मैंने इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे अपलोड की है कल, आप लोग देखिएगा। और देखिए, ये बुक अगर आप पूरी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी जीएस के लगभग जो है 20,000 क्वेश्चन से ज़्यादा आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, जो मतलब इम्पोर्टेंट है सारे क्वेश्चन, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो एग्जाम में नहीं आया है या नहीं आएगा। ठीक, ये मैं कह सकता हूँ। और मैंने इसमें जो है कल स्टार्ट किया था तो हम यहाँ तक देख चुके थे, संविधान की विशेषताएं तक शायद देख चुके थे। तो हमने 5 टॉपिक इसमें कंप्लीट किया था। आज हम आगे देखेंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए, इसमें जो है 30-40 मिनट की वीडियो थी, कल 42 मिनट की वीडियो थी शायद। तो ऐसे ही वीडियो होगी 40 मिनट 42 मिनट की। और हम कोशिश करेंगे इसे 5 वीडियो में कंप्लीट कर दें, 5 या 4 ही में कर दें, मतलब 2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग जियोग्राफी देखेंगे, फिर हिस्ट्री देखेंगे। ऐसे करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, और वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रेम्बल उद्देशिका से देखिए हम पढ़ते हैं, पहले प्रेम्बल पढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अव्यक्त विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मत मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मसमर्पित करते हैं। समझे। तो ये हमारी जो प्रेम्बल हो गई, यानी प्रस्तावना हो गई दोस्तों। इसमें 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। कौन कौन से हैं? तो सामाजिक है, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने न्याय हैं? तो 3 न्याय हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी हैं? विचार की है, अव्यक्त की है, विचार की है, धर्म की है और उपासना की है। ठीक, और समता 2 है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। तो ये याद रखिएगा थोड़ा मोटा मोटा। बाकी हम देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। अगला है, संविधान सभा का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है वही वर्णित करना है। संविधान में लिखा हुआ है कि हम, देखिए यहाँ लिखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। देखिए यही पंथनिरपेक्ष जो है कहीं कहीं धर्मनिरपेक्ष आपको मिलेगा। ठीक, सेकुलर जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, अगला दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है दोस्तों, पूछा गया कि नहीं, यूपीएससी में पूछा गया है, उसके बाद पीसीएस में पूछा गया, आरओ में पूछा गया, मतलब सारे एग्जाम में लगभग पूछा गया क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में ऐसा कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु इस मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। यानी मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, मूल ढांचे को बिना परिवर्तित किए संविधान में संशोधन हो सकता है। ये केशवानंद भारती केस 1973 का है। अब देखिए आगे जानकारी दी हुई है कि संविधान संबंधी विचार किसने दिया। उद्देशिका को के एम मुंशी ने क्या कहा? तो राजनीतिक जन्म कुंडली कहा। ठाकुर दास भार्गव ने क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा। ये यम लक्ष्मीकांत में दोस्तों स्टेटमेंट सारी दी हुई हैं। एन ए पालकीवाला ने क्या कहा? संविधान का परिचय पत्र कहा। ठीक दोस्तों, अगला है कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, और सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। तो आपको ये इतने विचार याद रखने, कभी कभी पूछ लेता है कि राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा, तो हमें बताना पड़ेगा के एम मुंशी ने कहा। किसने कहा? के एम मुंशी ने। तो देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट मैंने लिखा भी है, तो आपको ध्यान देना है। ठीक दोस्तों, अगला दिया है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा था। उद्देशिका यानी प्रेम्बल को क्या कहा था? तो संविधान की मूल आत्मा कहा था। कौन सा केस था? तो ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस था, और ये कब का? तो 1967 का है। देखिए मैं पढ़ रहा था ना, लेकिन ये मुझे जानकारी चाहिए थी कि केस कब का है, तो मैंने तुरंत सर्च किया और तुरंत यहाँ 1967 लिख दिया। अब मैं जब भी पढ़ूंगा मेरे माइंड में ये चीज़ रहेंगी। ऐसे मैंने आपको कल भी बताया था बहुत सारी चीज़ें कि ऐसे हम लोग रिलेट कर लेते हैं और पढ़ते रहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संविधान के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है, मतलब राज्य जो है वो उसका कोई पंथ धर्म नहीं। अब देखिए
जैसे मान लीजिए किसी के माइंड में ये आया कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं या जो है रक्षा मंत्री हैं, मतलब जो भी मंत्री हैं हमारे, तो वो तो मतलब सरकार के अंग है, तो वो मतलब जो मंदिर मस्जिद जाते हैं वहाँ अपना दान देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो वो मतलब क्यों करते हैं? तो देखिए उनकी पर्सनल भी लाइफ होती है, उन्हें सरकार की तरफ से पैसा भी मिलता है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति हैं, उनको 5 लाख रुपए महीने वेतन मिलता है, तो वो अपने वेतन से 5 लाख पाते हैं महीने, चाहे वो 3 लाख दान कर दे, चाहे मंदिर को दे दे, चाहे मस्जिद को दे दे, चाहे जिसे दे दे ना, तो वो उनकी पर्सनल हो जाती है। लेकिन उसमें भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत का कोई राज्य नहीं होता, मतलब कोई भी राज्य जो होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उनके सब के त्योहारों में भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगला दिया है कि उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किसमें सम्मिलित हैं? तो 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। ठीक, कहाँ से? तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो 3 न्याय हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो रूस की क्रांति जो हुई थी 1917 में, वहाँ से लिया गया है। अगला है उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में ये मतलब धारणा विकसित की। अगला है कि सभी व्यक्ति पूर्णतया और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है, तो सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। अगला है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी जो भारत की सर्वोच्च सत्ता है ना वो किस में निहित है? तो भारत के लोगों में या भारत की जनता में निहित है। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है कि लोक कल्याण शब्द का भारतीय उद्देशिका में मतलब उद्देशिका में लोक कल्याण शब्द भारत के उद्देशिका या भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है, बल्कि वह राज्य के नीति निर्धारक तत्व का भाग है। देखिए लोक कल्याण जैसा शब्द आपने उद्देशिका में नहीं पढ़ा है ना, वो कहाँ है? तो राज्य के नीति निर्धारक तत्व में आपको दिखाई देगा। हम आगे देखेंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगला है कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और एक ही बार संविधान संशोधन किया गया। अगला क्वेश्चन दिया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनका विस्तार कहाँ है? तो मूल अधिकार में है, राजनीतिक तत्व में है और मौलिक कर्तव्यों में दिया हुआ है। अगला है राज्य का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता है, यानी संप्रभुता का मतलब होता है कि राज्य अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय, देखिए राज्य का यहाँ कहने का मतलब इंडिया समझिए, ठीक है, अपना देश। तो इसका कहने का मतलब है कि वो बाहरी निर्णय मतलब आंतरिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, समझ में कि नहीं? यानी वो किसी के दबाव में निर्णय नहीं लेगा। तो आप कहेंगे ये चीज़ बताओ कि अमेरिका के दबाव में कभी कभी जो है भारत को निर्णय जो है बदलना पड़ता अपना ना, जैसे अमेरिका या रसिया, तो मतलब हम देखते हैं डिप्लोमेसी जो विदेशी नीति हमारी है, तो उसके हिसाब से हमें कभी कभी क्या होता है, हम अपना निर्णय बदलते हैं दूसरे को देख करके। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये उठेगा तो फिर हम कहाँ संप्रभु हैं, जब मतलब हम दूसरे के हिसाब से निर्णय ले रहे हैं कि मतलब जैसे अमेरिका को देख के कभी हम जो है वो जो है रसिया को देख के निर्णय लेते हैं कभी, तो वो क्यों लेते हैं ऐसा? मतलब संप्रभु हैं, यानी हम आंतरिक को बाहर निर्णय लेने के स्वतंत्र हैं, तो हम क्यों ऐसा करते हैं? तो इसका सीधा सा फंडा ये होता है दोस्तों, क्योंकि हमें कभी कभी क्या होता है, देश को सर्वोपरि रखना होता है कि देश के हित में क्या ज़रूरी है। तो जब देश के हित में बात आती है तो हम थोड़ा सा झुक जाते हैं, समझ में कि नहीं? इसे ही कहला लिबरल, यानी लिबरल का मतलब होता है कि मतलब हम थोड़ा उदार हो जाते हैं, समझ में कि नहीं? तो ये चीज़ होती है, वो देश सर्वोच्च हो जाता है उस समय हमारे लिए, तो हम इसीलिए जो है झुक जाते हैं, समझ में कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ी सी आपको समझना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन था, अभी हम लोग देखे हैं। उद्देशिका को राजनीतिक जनप्रतिनिधि KM मुंशी ने कहा, ऊपर हम लोग देखे ना। अगला प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ये मतलब उच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा? तो बेरीवादी जो बनाम संघ मामला था, कब का था? तो 1960 का था, तो उसी में कहा। अगला दिया है कि संविधान निर्माण में संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का क्या है? तो विचार है। ठीक दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते, अगला दिया हुआ, अब देखते हैं हम आ गए हैं किस पे? तो भाग पे आगे। देखिए उद्देशिका के बाद आएगा भाग 1 हमारा, संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। देखिए भाग 3 में क्या लिखा है? भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। एक तो राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ के राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं, जैसे सिक्किम अर्जित किया गया। अगला, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा तो राज्यों का क्या होगा?
तो संघ होगा। अगला दिया है भारत के कितने राज्य व तथा संघीय प्रदेश हैं, तो 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शामिल है। अगला है लोकसभा और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें हैं, तो 20 सीटें हैं। कितनी हैं? 20 सीटें। लोकसभा में जो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें हैं, तो 20 सीटें जो है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हैं। ठीक, जैसे 543 सीटों पर चुनाव हुआ तो इसमें से 20 सीटें यूटी की हो जाएंगी हमारी, बाकी जो है 523 सीटें जो हैं वो हमारे राज्य के लिए हो जाएंगी। अगला, दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब हुआ, तो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। अगला दिया है कि संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद। पहले में क्या है, संघ के क्षेत्रों के नाम है। दूसरा अनुच्छेद क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना संसद का अधिकार है। तीसरे में है नए राज्यों की स्थापना, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, नाम, सीमा में परिवर्तन क्या है, तो 3 में है। और चौथे में क्या है कि 2 व 3 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 2 व 3 में हुआ है कानून, जिनके द्वारा पहली और चौथी अनुसूची में एवं पूरक, अनुषांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ राज्यों की स्थापना भी हम देखेंगे, थोड़ा नीचे देखते ही कि नए राज्यों के गठन की शक्ति किसे है, तो संसद को है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन कब किया गया, तो 1953 में किया गया दोस्तों। अगला, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया, तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1953 में। अगला दिया, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1 नवंबर 1956 को। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कितने राज्य, 14 राज्य, 6 यूटी। पीसीएस में कम से कम 4 बार क्वेश्चन पूछा गया यही। ठीक, आप नहीं यकीन है तो आप जाके कर लीजिए। देखिए पीसीएस के मैंने जो है 1993 से और लगभग 2018 या 19 के आसपास, नहीं 2021 तक के सारे पॉलिटी के क्वेश्चन मैंने सारे सॉल्व किए। तो उसमें मैक्सिमम मैंने देखा जैसे भाग से क्वेश्चन है, लोकसभा की सीटें हैं, विधानसभा की सीटें हैं मिलान करने के लिए। उसके बाद भाग से है, तो देखिए अनुसूची है, भाग है, अनुच्छेद हैं, और जो जितने भी हमारी कमेटी बनी हैं, समितियां, उनसे तो मैक्सिमम चीज़ें मैंने एनालाइज किया है कि जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मैंने रफ में जो है अलग से नोट ही कर लिया था उसे। तो मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हो, वनडे में भी आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वहाँ से बनते हैं, तो उसे पकड़ना पड़ेगा आपको। ठीक, और ये होगा तभी जब प्रैक्टिस करेंगे जितना ज़्यादा, वहीं से आपको समझ में आएगा। अगला, सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया, तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया। अगला है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला है, जूनागढ़ रियासत और जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद यानी ठीक, जनमत संग्रह के द्वारा, सॉरी देखिए यहाँ थोड़ा आपको सही से देखना पड़ेगा। देखिए जूनागढ़ जो रियासत थी वहाँ पे जो मिलाया गया जूनागढ़ को भारत में, तो जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया, जैसे जूनागढ़ जैसे जनमत संग्रह। ठीक, उसके बाद हैदराबाद को जो है सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर के रियासत में हरि सिंह के ने पाकिस्तानी सेना और काबलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया। ठीक, तो देखिए हरि सिंह जो थे वो विलय पत्र पर साइन करके भारत में मिले थे, और जूनागढ़ तो जूनागढ़ जैसे जनमत संग्रह, तो ये शामिल हुए थे, और हैदराबाद में सैन्य कार्यवाही हुई थी तो उसके द्वारा शामिल हुए थे। अब देखते हैं पहले के विशेष राज्यों का राज्य का दर्जा। तो देखिए 1963 में नागालैंड बना, 1971 में हिमाचल प्रदेश, 72 में मेघालय, 75 में सिक्किम और 87 में अरुणाचल प्रदेश। पाँचों इंपॉर्टेंट है, पाँचों अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। और त्रिपुरा 1972 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद मणिपुर 72 में, देखिए मेघा, त्रिपुरा और मणि कब के हैं, 72 के हैं ना दोस्तों। कैसे याद करेंगे, देखो मेघा को 3 यानी त्रिपुरा, मेघा को 3 मणि चाहिए यानी मणिपुर, तो मेघा को 3 यानी त्रिपुरा, मणि से मणिपुर, तो ये आपको याद है। मिजोरम, देखिए मिजोरम 87 है, गोवा जो है 87 है, और आरूढ़, तो देखिए आरूढ़ क्या करता है, दम पी के गोवा में मौज कर रहा है, क्या कर रहा है, या तो इस तरह याद कर लो कि आरूढ़ जो है गोवा में दम पी रहा है, तो सन एक ही है 1983, ठीक, सॉरी 1987, तो ये 3 एक के साथ याद कर लो, और ये 72 वाले 3 एक साथ याद कर लो। अब बचा नागालैंड 1963, सबको लगभग पता ही रहता है। हिमाचल प्रदेश 1971 हो जाएगा, और सिक्किम 1975, तो आपको लगभग 6 तो याद ही हो गए ना। तो इस तरह कर सकते हैं। यहाँ लिखा भी मेघा को 3 मणि चाहिए, नीचे लिख भी दिया मैंने, ठीक 72 में। आरूढ़ गोवा दम, तो आरूढ़ गोवा दम या आरूढ़ गोवा दम इस तरह कुछ भी कर सकते हैं, ठीक, अपना देख सकते हैं।
अब देखिए क्षेत्रीय परिषद देख लेते हैं। इसमें इतना आपको याद रखना, थोड़ा सा आपको ध्यान देना ये है कि कौन कौन से राज्य शामिल हैं। देखिए 5 क्षेत्रीय परिषद हैं, ठीक। इसमें देखिए दिल्ली है, एक है प्रयागराज, केंद्रीय है, उत्तरी दिल्ली हो जाएगा, पूर्वी कोलकाता, पश्चिमी मुंबई और दक्षिणी चेन्नई। बस इतना याद रखिए, बहुत ज़्यादा इसमें आपको फंसना नहीं है वरना कन्फ्यूज होगा। तो उत्तर वाले राज्य आपको उत्तर में जाना है, ठीक। जो केंद्र में है यानी मध्य में तो ये राज्य हो जाएंगे, पूर्व में जो है ये राज्य हो जाएंगे हमारे, सिक्किम इसमें शामिल कर लेना, पश्चिम में ये वाले हो जाएंगे और दक्षिण में ये वाले हो जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा आपको लॉजिक नहीं लगाना है, ठीक दोस्तों। अब देखिए यहाँ लिखा, दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। कितने सदस्यीय? तो 3 सदस्यीय जो है गठन किया गया था। अब देखते हैं कुछ, क्या देखते हैं, जिलों की संख्या देखते हैं, बस थोड़ा मोटा मोटा देखते हैं, बाकी क्षेत्रफल हमें सब नहीं देखना दोस्तों। हम जो है ये सब कुछ नहीं याद करेंगे, यकीन मानिए। बस थोड़ा ये देख लेते हैं भाषा, और जो है जो चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। देखिए राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। हम 3 ही देखेंगे, 4 तो वही जूम कर लें जो देखेंगे। देखिए राजस्थान की राजधानी है जयपुर, हिंदी भाषा है और 50 ज़िले हैं। मध्य प्रदेश भोपाल राजधानी है और जो है भाषा हिंदी है, 55 ज़िले हैं। महाराष्ट्र में मराठी है, 36 ज़िले हैं। और जो है उत्तर प्रदेश में लखनऊ राजधानी है, 2 भाषा है, हिंदी है, उर्दू है, 75 ज़िले। हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश है, ठीक। फिर भी हम देखते हैं गांधीनगर गुजरात, 33 ज़िले हैं। कर्नाटक बेंगलुरु है, भाषा कन्नड़ है, 31 ज़िले हैं। हैदराबाद जो है राजधानी आंध्र प्रदेश की, और जो देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती हो गई है, ठीक। हैदराबाद नहीं है, तेलंगाना हो गया है अभी, मतलब हाल ही में जो है चंद्रबाबू नायडू ने ये सुनाया है। अब देखिए इनकी राजधानी, इनकी क्या है भाषा, तेलुगु है, 26 ज़िले हैं। अगला दिया उड़ीसा भुवनेश्वर है, उड़िया है, ठीक। क्या है? उड़िया भाषा है, 30 ज़िले हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, हिंदी है और 38 ज़िले हैं। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तमिल भाषा, 38 ज़िले। बिहार की राजधानी पटना, हिंदी बोली जाती है, 38 ज़िले। पश्चिम बंगाल कोलकाता, बांग्ला है भाषा, 23 ज़िले। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, अंग्रेजी है। अरुणाचल प्रदेश भाषा क्या? अंग्रेजी, 22 ज़िले। झांसी में रांची है, हिंदी बोली जाती है, 24 ज़िले। उसके बाद हमारा असम आता है। असम में क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी क्या है दोस्तों? दिसपुर है, असमिया बोली जाती है, 31 ज़िले। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, धर्मशाला, हिंदी, 30। देहरादून की याद रखना, एक देहरादून है, एक गैरसैंण है, हिंदी और संस्कृत 2 भाषाएं हैं, 13 ज़िले हैं। पंजाब चंडीगढ़ पंजाबी, 23 ज़िले हैं। हरियाणा चंडीगढ़ हिंदी, 22 ज़िले हैं। त्रिवेंद्रम मलयालम, 24 ज़िले हैं। मेघालय राजधानी शिलांग है, गारो भाषा है, 12 ज़िले हैं। मणिपुर इम्फाल मणिपुरी है, 16 ज़िले हैं। मिजोरम आइजोल है, मिजो है भाषा, 11 ज़िले हैं। उसके बाद नागालैंड कोहिमा हो जाएगी, अंग्रेजी, 11 ज़िले हैं। त्रिपुरा अगरतला हो जाए, बंगला हुआ, 8 ज़िले हैं। सिक्किम के गंगटोक नेपाली, 6 हैं। गोवा पणजी कोंकणी और 2 हैं। तेलंगाना हैदराबाद तेलुगु और उर्दू 33 हैं, ठीक दोस्तों। तो ये हमारे हो गए ज़िले। अब देखिए कुछ हम जो है ये देख लेते हैं। देखिए अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, 3 ज़िले हैं। चंडीगढ़ में 1 ही ज़िला है। दादर नगर हवेली दमन दीव 3 ज़िले हैं। नई दिल्ली 11 ज़िले हैं। और जो है लक्षद्वीप कौन सी है? कवरती है, 1 है। पुडुचेरी 4 हैं। जम्मू कश्मीर 22 हैं। लेह में 2 हैं, लेह और लद्दाख 2 ही ज़िले हैं, ठीक दोस्तों। अब देखिए भारत का सबसे बड़ा कच्छ, लेकिन अगर हम बात करें तो कच्छ तो इतना बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा वर्तमान में लेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेह, वर्तमान में लेह है। और देखिए सबसे छोटा कौन सा है? तो माहे है, पुडुचेरी में पड़ता है, 9 वर्ग किलोमीटर का जिला है, सबसे छोटा। अब देखिए भाग 2 पे आ गए हम, नागरिकता। ये हमारा कौन सा है? भाग 2 है दोस्तों, ठीक। अब देखिए नागरिकता यहाँ लिखा है, नागरिकता प्राप्त करने के हेतु 5 प्रकार कौन से हैं, पूछे गए हैं एग्जाम में। तो देखिए जन्म से है, वंश से है, पंजीकरण के द्वारा है, और देशीकरण के द्वारा है, और भूमि अर्जन से है। तो इतना हो जाएगा, मतलब 5 हमारे पास जो है 5 प्रकार से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं भारत की। अब देखिए भारत संविधान किस प्रकार की नागरिकता है? तो एकल नागरिकता, यानी हम केवल भारतीय हैं, ना कि हम उत्तर प्रदेशी हैं, बिहारी हैं, ये सब कुछ नहीं, ठीक। वो कहने को हम कह सकते हैं बिहारी हैं, लेकिन हमारी आइडेंटिटी क्या है? तो हम वी आर इंडियन, यानी हम सब भारतीय हैं, ठीक। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यानी वहाँ केंद्र की अलग है, राज्य की अलग है, ठीक दोस्तों। 50 राज्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला दिया है नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 सीए में किन देशों में हिंदी, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो है अफगानिस्तान। इसकी ट्रिक है बाप, क्या है? बाप। बी से बांग्लादेश, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, ठीक दोस्तों। तो यहाँ प्रावधान किया गया जो सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2 आया था 2019 का, तो इतने देशों के जो है अप्लाई किया गया।
अगला, भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है। देखिए, एक तो वो पदत्याग कर दे, एक पदव्यवसान हो जाए, एक वंचना के आधार पर किया जा सकता है। अगला, भारत से बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, 7 वर्ष तक। अगला, प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो 2 वर्ष पे मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अब देखिए प्रमुख अनुच्छेद हैं। देखिए 5 में क्या है, संविधान लागू होने के समय में नागरिकता की बात करता है। 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता का अधिकार। 7 में क्या है, पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। अगला है, भारतीय मूल के उन लोगों पर नागरिकता अधिकार जो भारत से बाहर रह रहे हैं, वो 8 में है। अगला है कि जब हम दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, तो वो भाग 9 में है। 10 में क्या है, नागरिकता संबंधी अधिकारों को निरंतरता, यानी नागरिकता का बना रहना 10 में है। और जो है, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन जो होता है वो 11 में है। और कौन सा मंत्रालय होता है, तो गृह मंत्रालय, यानी हमारे अमित शाह जी, मोटा भाई। ठीक। अगला दिया, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है, तो दोहरी नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सॉरी, ऑप्शन है ही नहीं इसमें। अगला है, किस भारतीय द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं ली जा सकती। मतलब कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर व्यक्ति भारत में बैंक में पैसा जमा करेगा तो उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। और देखिए ये ऐसा इसमें क्यों दिया गया है, तो इसका एक लॉजिक मैं बता दूं, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था कि किस आधार पर भारत की नागरिकता मिल सकती है, तो लास्ट वाला ऑप्शन यही था, तो यही नहीं होगा, यही यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, यानी इसमें सारे आंसर इंक्लूड हैं दोस्तों, ये समझ लीजिए। बस ये क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं, वन लाइनर के फॉर्म में, वरना ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन आया है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो नहीं आया है। आप अगर प्रैक्टिस करते होंगे तो खुद ही जानते होंगे। अगला है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजन का प्रावधान किस देश से, ब्रिटेन से। भारतीय मूल के व्यक्ति या PIO का कार्ड, मतलब पर्सन ऑफ, अगर हम देखिए इसकी फुल फॉर्म अगर हम देखिए इसका मूल का तो हो जाए ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक, मतलब इस तरह हम कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अगला दिया है, का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता, तो कृषि भूमि जो है नहीं खरीद सकता। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं NRI PIO और OCA कार्ड धारक में तुलना। देखिए परिभाषा क्या है, NRI की परिभाषा क्या है, अप्रवासी भारतीय, भारतीय नागरिक जो साधारणतया भारत से बाहर निवास करता है भारतीय पासपोर्ट धारक पर, तो NRI हो गया। ठीक, दूसरा देखिए, अब देखिए इनकी बात देख लेते हैं। नागरिक अर्हता क्या है, तो ये भारतीय, सभी भारतीय हैं। ठीक, ये सभी लाभ जो समानतः भारतीय नागरिक को मिलते हैं इनको प्राप्त होंगे, वीज़ा नहीं। और दूसरी चीज़ क्या है, दे दिया गया मताधिकार, ये देते हैं NRI, तभी तो आके वोट करते हैं ना। आगे बढ़ते, अब देखिए अगला क्या है, PIO, स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वो वर्तमान में अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त कर उसका पासपोर्ट धारक है, वो कम से कम 7 वर्षों से निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। अगला, उन्हें विशेष लाभ नहीं, वोट दे सकते हैं लेकिन उसे मताधिकार, इन्हें क्या है, मताधिकार का आधार नहीं है, वीज़ा, ये हाँ इनके पास वीज़ा होता है, मताधिकार का अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट बच्चा OCI, देखिए विदेशी भारतीय नागरिक, ये क्या होता है, एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो, भारत संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था, उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। फिर अगला दिया हुआ है कि एक FRRO व FRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितनी भी अवधि तक ठहराव के लिए जीवन भर बिना वीज़ा आ सकते हैं, ये मतलब जो है, और मताधिकार नहीं दे सकते। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहाँ एक चीज़ ये है कि LM सिंघवी समिति, यानी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की अध्यक्षता में गठित समिति ने जो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा दी थी, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, अब देखिए मूल अधिकार भाग 3 हमारा होगा। देखिए जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको सारी पता चल रही हैं, अभी हम कल ही स्टार्ट किए हैं। देखिए हमने बहुत सारी चीज़ें कल देखी, उसके बाद आज हम भाग 3 पे पहुंच चुके हैं। ठीक, तो मतलब लगभग 4 वीडियो में हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी आज की दूसरी है, देखिए ये छोटी वीडियो है दोनों, एक वीडियो थोड़ी 1 घंटे की हो जाएगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे 4 में कंप्लीट कर दें, आपको ज़्यादा मतलब टेंशन ना हो। ठीक दोस्तों, देखिए अगला दिया, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो भाग 3 में, और जो आर्टिकल कौन सा है, तो अनुच्छेद 12 से 35 है। अगला दिया है, भारत संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है, तो सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय को प्रदान की गई। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद व राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान है।
अगला दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य है तो संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है मौलिक अधिकारों के। अगला भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किसमें दिया गया है तो देखिए 14 से 18। कितने आर्टिकल है तो 5 हैं। आप कहेंगे चूतिया बना रहे हो, 14 से 18 4 ही तो हुए। तो बबुआ आओ हम देखते हैं, यही तो पूछा गया था एग्जाम में, गलत हो गया बच्चों का। देखिए कितने आर्टिकल हैं आप खुद ही गिन के बताइएगा। 14 से 18 मैंने कहा, गिनो जरा भैया। 14, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। तो कितने आर्टिकल हैं 5 आर्टिकल। कितने हैं 5 हैं। ठीक दोस्तों, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी हम ये नीचे बाद में देखेंगे, पहले ऊपर देख लेते हैं। देखिए यानी का भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार है, राइट टू इक्वल, तो 14 में है। अगला है जात, जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया। अगला भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 से 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देता है, तो आर्टिकल 16 और 16(2), 16(1), 16(2). अगला अन्य पिछड़ा, सॉरी दोस्तों, लिखा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया, तो जस्टिस रोहिणी। अब देखिए संवैधानिक उपबंध के बारे में दोस्तों दिया, केवल जो भारतीय को मतलब कौन से आर्टिकल हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो देखिए 15, 16, 19, 29, 30। ठीक, केवल इतने आर्टिकल हैं जो भारतीयों को प्राप्त हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 आर्टिकल केवल हैं जो भारतीयों को प्राप्त हैं। कौन से, मैंने फिर से आपको देखिए ये आपको 3-4 बार अगर खुद से रटेंगे तो आपको अपने आप ही दे। एक है 15, एक है 16, एक है 19 और एक है 29, फिर 30 है। देखिए क्या करना, 15 के बाद 16 ले आइए, 29 के बाद 30 ले आइए, तो 4 तो याद हो गए ना, बीच में 19 कर दीजिए, काम खत्म। ठीक, देखिए यहाँ लिखा, देखिए 15 आर्टिकल क्या है कि धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध नहीं होगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी नौकरी में सबको समान मिलना चाहिए। तो आप कहेंगे आरक्षण, तो ये इसका अपवाद है। ठीक, आरक्षण क्या है, अपवाद है। जैसे महिलाओं को कम छूट, महिलाओं की हाइट कम होगी तभी नौकरी मिलेगी, उनकी रेस भी कम होती है, बच्चों की रेस ज़्यादा होती है, हाइट लंबी होनी चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आरक्षण है या छूट है, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आ जाएंगी। समझ आए ना दोस्तों। तो वो अपवाद है, वो आप डिटेल में पढ़ेंगे, कभी मैं पढ़ाऊँगा तब डिटेल में जान जाएंगे। देखिए अगला दिया हुआ है कि वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन, यानी आप जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने की है। संघ एवं सरकारी समिति भी बना सकते हैं, राज्य के क्षेत्र में घूम भी सकते हैं, बस भी सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं। ठीक, अगला दिया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किसमें है, तो 29 में है। शिक्षण संस्थान की स्थापना व प्रशासन में अल्पसंख्यक का विशेषाधिकार है। अगर अल्पसंख्यक चाहें अलग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ना चाहते तो अपना अलग से इंस्टीट्यूट भी बना सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है आर्टिकल 30 में बताया गया है। अब और बाकी जितने भी आर्टिकल हैं 5 के बाद जैसे 14 है, फिर उसके बाद 20 आ जाएगा। ये सारे आर्टिकल जो हैं ये जो है भारतीयों के साथ साथ विदेशी को भी प्राप्त है, यानी दोनों को प्राप्त। जैसे विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, आर्टिकल 14 हो जाएगा। अगला है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, 20 में हो जाएगा। जीवन का अधिकार, यानी जीवन जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार 21 में आ जाएगा। शिक्षा का अधिकार 21 में आ जाएगा। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण 22 में आ जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 आ जाएगा। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का 25, 26, 27, 28 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये भारतीयों को प्राप्त है। अब हम थोड़ा इसे डिटेल में देखते हैं। देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का जो है उन्मूलन है, तो 17 में है, यानी अनटचबिलिटी। तो देखिए भारत में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। कौन है, दंडनीय अपराध है। अगला है अनुच्छेद 28 का संबंध किससे, तो उपाधियों के अंत से है दोस्तों। देखिए अगला दिया है भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। ठीक, आर्थिक समानता जो है मौलिक अधिकार नहीं है। आर्थिक समानता कहने का मतलब है कि सबको समान पैसा मिले, ठीक, सरकार आपको घर बना के दे, या ये सारी चीज़ें जो आर्थिक रूप से संबंधित हैं वो मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है। वो DPSP में आ जाएगा दोस्तों। ठीक, किस में आएगा, DPSP में आएगा।
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हम देख ही चुके हैं। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो भाग 19 हो जाएगा। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो 19(1) में निहित है। ठीक दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल 19 का जो है पोस्टमार्टम किया गया है। इसमें 6 जो है कौन कौन से दिए हुए हैं देखते हैं। देखिए इसमें दिया है 19 का जो है 1A है, उसमें दिया वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी जो प्रेस की स्वतंत्रता होती है, हमें बोलने की आज़ादी, ये सारी किस्में हैं, तो 19(1) में है। ठीक, दूसरा दिया है कि 19B में क्या है, शांतिपूर्ण हथियार व जो है बिना हथियार के, मतलब शांतिपूर्ण बिना हथियार के आप कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं, तो 19(1) हो जाएगा। जो धरना वरना हम करते हैं इसी के तहत। और संगम या संघ या समिति के बनाने का अधिकार है, आप संघ समिति बना सकते हैं, 19(1) में है। अगला है कि भारत के राज्य में आबाद संचरण कर सकते हैं, यानी कहीं भी आप घूम सकते हैं जो एरिया, लेकिन जो है जैसे आर्मी वाला क्षेत्र है या छावनी वाला है, तो वहाँ लिखा है प्रवेश वर्जित है, तो वहाँ आप नहीं जा सकते हैं। ठीक, यानी कुछ अपवाद है, बाकी आप जगह घूम सकते हैं। अगला है कोई भी वृत्ति, यानी कोई भी जीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार आपको है, तो किस में है? जी में है। और उसके बाद है भारत के किसी भी भाग में निवास व बस जाने का अधिकार है, तो 1C में है। ठीक दोस्तों, सॉरी E में है। अगला दिया है कि भारतीय, देखिए कैसे याद करेंगे, अगर मैं बताऊं कैसे याद करेंगे। देखिए पहले हम कुछ भी बोलेंगे बात कर लेंगे, तो हमें तो आना चाहिए ये, तो 19(1) में हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि हम जो है कहीं पे भी बोल लेते हैं, बतला लेते हैं, तो हम सम्मेलन कर सकते हैं, तो हम दूसरे पे क्या कर लेंगे? सम्मेलन कर लेंगे। अब सम्मेलन हो गई तो हम समिति भी बनाना शुरू कर देंगे, तो संघ या सहकारी समिति भी बनाना शुरू कर देंगे आपस में मिलके। उसके बाद सम्मेलन एक जगह तो होगा नहीं, उसके भारत के अलग अलग स्थानों पे घूमना पड़ेगा, तो हम कहीं भी आवाज़ जो है संचरण या घूम सकते हैं, तो चौथे पे हो जाएगा। 5वें में क्या हो जाएगा? जब हम घूमेंगे तो बसेंगे भी कहीं पे कहीं ना, तो हम बस भी जाएंगे कहीं पे। उसके बाद जब बस जाएंगे तो भैया हमें उसके लिए क्या चाहिए? पैसा नहीं है, तो पैसे के लिए कुछ व्यापार करना पड़ेगा, तो व्यापार या आजीविका के लिए जो है व्यवसाय करना पड़ेगा, तो किस में आ जाए? तो ये एक स्टोरी टाइप से याद करेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक अगला दिया है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, तो 20C हो जाएगा। अगला दिया है संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड व स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 20 हो जाएगा। अगला दिया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण देता है, तो अनुच्छेद 21 देता है। अगला दिया है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है, तो अनुच्छेद 24 हो जाएगा, बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं और सिख धर्म भी आ जाते हैं, किसमें? हिंदू शब्द में। आर्टिकल किसमें? 25 में। अगला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है? तो न्यायपालिका होती है, यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होता है। अगला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के संसद संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार का संरक्षण है। अगला दिया है कि डॉक्टर जो है भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे हृदय की आत्मा कहा है, तो संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा संवैधानिक उपचारों का, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 में। ठीक, देखिए उसके बाद क्या है अनुच्छेद 26 में, यहाँ लिखा है अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार जो है प्राप्त है। ठीक दोस्तों, तो इतना याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कुछ जो है और चीज़ें जो हमारी बची हुई हैं, ऊपर देखते हैं। देखिए ये हमारा लगभग टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अभी। अगला दिए व्यक्ति की स्वतंत्रता, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता यानी पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जाती है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, हाबियस कॉर्पस। देखिए दोस्तों, आपने 2 शब्द सुने होंगे, एक लिबर्टी सुने होंगे, लिबर्टी माने भी क्या होता है? स्वतंत्रता होता है, और एक होता है फ्रीडम। ठीक, क्या थे? फ्रीडम। ठीक, तो देखिए ये जो है लिबर्टी का मतलब होता है कि इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो इसमें जो फ्रीडम जो लगा है, तो इसका मतलब स्वतंत्रता तो है आपको, लेकिन कुछ जगह पे रोक भी है, कोई चीज़ें आपको रोकी भी जा सकती है। जैसे बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक, राइट टू फ्रीडम है, जैसे मान लीजिए बोलने के अधिकार है, स्पीक टू फ्रीडम है, तो बोलने की जगह अगर आपको अधिकार है तो आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, आप गाली भी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं। और लेकिन जहाँ पे लिबर्टी शब्द लग जाएगा, ये वाला शब्द यूज होगा इंग्लिश में, वहाँ आप गाली भी दे सकते हैं। जैसे भगत सिंह के लिए
या मतलब जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे बड़े बड़े, उनके लिए जो है हम मैक्सिमम लिबर्टी शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक, उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि मतलब हासिल की है। तो मतलब फ्रीडम का मतलब होता है कि हमें स्वतंत्रता तो है, लेकिन हमें कहीं कहीं पर रोका भी जाएगा, यानी बैरियर भी हमारे पास हैं। लेकिन लिबर्टी में कोई बैरियर नहीं होता। स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता, हम कुछ भी करें, हम स्वतंत्र हैं। समझ आए ना। तो आगे बढ़ते अगला है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद के निर्णय के आधार पर है? तो केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्य 1973 के द्वारा दिया गया है। अगला, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी में हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा बनाया गया है। अगला, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है। कैसा है? वैधानिक अधिकार है दोस्तों, लीगल राइट है। ठीक, अगला है सूचना का अधिकार। तो सॉरी दोस्तों, देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन है एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रावधान किया गया है। अगला दिया है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो 15 का 6 और 16 का 6 जोड़ा गया है। ठीक दोस्तों, अगला दिया है, 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का है? मूल अधिकार है। अगला है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है दोस्तों। अगला दिया हुआ है कि कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकालीन के समय में समाप्त नहीं होगा? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और जीवन का अधिकार, यानी 19 और 21 जो है, सॉरी 20 और 21 जो है शामिल नहीं होगा राष्ट्रीय आपात के समय, 352 के समय। ठीक दोस्तों, अगला दिया है, बंधुआ मजदूरी यानी उन्मूलन अधिनियम कब का है? तो 1976 का है, संसद द्वारा पास हुआ। अब हम देख लेते हैं मूल अधिकार। तो इनके अनुच्छेद, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षण संबंधी 29 से 30, उसके बाद संवैधानिक उपचार 32 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे 3 भाग हमारे कंप्लीट हो जाते हैं संविधान के। आज हम लोगों ने 4 चीज़ें देखी। कौन सी? उद्देश्य का देखा, भाग 1 देखा, भाग 2 देखा और भाग 3 देखा। तो देखिए हम मैक्सिमम 4 चीज़ें कंप्लीट कर लिए। कल से हम थोड़ा इसे बढ़ाएंगे, 2-3 टॉपिक और ले लेंगे, तो हम जल्दी से इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। वीडियो पसंद आया कर कमेंट कर दिया करिए और दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। दोस्तों थोड़ा सपोर्ट करिए। ठीक, बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।